नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, आप सत्य हिंदी को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। हम चाहते हैं कि हमारा आपका ये संबंध और प्रगाढ़ हो और मजबूत हो। इसके लिए हम आपसे गुजारिश करते हैं कि कृपया इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाएं, उसमें नीचे एक लिंक दिया गया है, उसको क्लिक करें। हमें उम्मीद है कि आप ऐसा ज़रूर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण का कार्यक्रम सुनिए सच। और सुनिए सच में सबसे पहले आज की प्रमुख खबरों पर नजर। राहुल ने कहा, कोरोना से जंग जिला स्तर पर लड़े, पीएमओ में नहीं। महाराष्ट्र में ट्रेन की चपेट में आने से 16 प्रवासी मजदूरों की मौत। 3000 तबलीगियों को 28 दिनों के बाद भी क्यों नहीं छोड़ रही सरकार। यूपी में कई श्रमिक कानून स्थगित, मजदूरों के शोषण का रास्ता साफ। यूएन के चीफ ने कहा, महामारी से नफरत की सुनामी आ रही है। और आइए अब आज की बड़ी खबरों के विश्लेषण का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर लेते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि सरकार को लॉकडाउन खोलने की नीति जनता को बतानी चाहिए और मजदूरों के खाते में सीधे पैसे डालने चाहिए। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है जब छोटे कारोबारियों के लिए राहत पैकेज का ऐलान किया जाए और लॉकडाउन को खोलने की तैयारी की जाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना से लड़ाई जिला स्तर पर लड़नी होगी, केवल पीएमओ में बैठकर ये लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। अर्थव्यवस्था को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि हमको घरेलू अर्थव्यवस्था को शुरू करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा समय हम निकालेंगे उतना ही बुरा प्रभाव अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। उन्होंने कहा, अगर सरकार लॉकडाउन को खोलना चाहती है तो उसे पहले लोगों के मन से इसका डर निकालना होगा। उसे बताना पड़ेगा कि भारत के करीब 99% लोगों की जान को इससे कोई खतरा नहीं है। तो एक बार फिर राहुल गांधी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, सोनिया गांधी पहले इंटरेक्ट कर चुकी है, मनमोहन सिंह लगातार बोल रहे हैं, पी चिदम्बरम बोल रहे हैं, सुझावों का पिटारा खोल रहे हैं, बार बार सरकार को चेतावनी दे रहे हैं, सचेत कर रहे हैं, योजना बता रहे हैं, जनता के साथ विश्वास कैसे कायम करना है इसकी ज़रूरत को रेखांकित कर रहे हैं। तो एक विपक्षी दल होने के नाते कांग्रेस अब जाकर सक्रिय हुई है और ये अच्छी बात है। राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि जो राज्यों के मुख्यमंत्री हैं उनके साथ एक बॉस की तरह पीएम बिहेव ना करें, बॉस की तरह उनसे बातचीत ना करें, बल्कि वो एक साथी हैं, मित्र हैं, इस तरह से पेश आएँ। क्योंकि ये शिकायत बहुत सारे मुख्यमंत्रियों को रही है कि वो टॉप डाउन अप्रोच के पैरोकार हैं प्रधानमंत्री। वो चाहते हैं कि वो ऊपर से आदेश दें और सब एक सैनिकों की तरह उसको पालन करें। ये अप्रोच नहीं चलता है लोकतंत्र में। अपने अपने राज्यों को वहाँ के मुख्यमंत्री ज़्यादा बेहतर ढंग से समझते हैं। और उन्होंने जो राहुल गांधी ने रेखांकित किया कि ज़िला स्तर पर अब सोचना पड़ेगा, छोटे छोटे लेवल पर, क्योंकि अब ये कोरोना का संक्रमण निचले स्तर पर जाने लगा है, छोटी छोटी जगहों पर फैलने लगा है। और जो प्रेडिक्शन है, जो भविष्यवाणियाँ हैं, वो भी यही कह रही हैं कि जून, जुलाई, अगस्त इस मामले में भारी पड़ सकते हैं, संक्रमण बहुत तेज़ी से फैल सकता है। उन्होंने ये भी जो कहा है कि अब जो प्रवासी मजदूर हैं और गरीब तबके हैं उनके खातों में सीधे पैसे डालने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी तक जितना पैसा गया है बहुत कम गया है, बहुत थोड़ा गया है, उससे उनका गुजारा नहीं हो सकता है। लॉकडाउन लंबा चल रहा है, बहुत जगह पर बहुत लंबा हो गया है, अभी भी काम का कोई भरोसा नहीं है। मूडी की जो नई रेटिंग आई है उसके हिसाब से बता रहा है, वो प्रिडिक्ट कर रहा है कि हमारी अर्थव्यवस्था की ग्रोथ अब 0% तक आ गई है। 0% की संभावना है सन 2020 और 21 में। तो ये तमाम संभावनाओं को देखते हुए अर्थव्यवस्था को कैसे गति देनी है, मजदूरों की कैसे मदद करनी है, गरीब तबके को कैसी मदद करनी है और कोरोना के खिलाफ लड़ाई कैसे मिलकर लड़ी जा सकती है, इस सब को राहुल गांधी ने रेखांकित करने की कोशिश की है। अभी तक सरकार की तरफ से विपक्ष के आने वाले सुझावों का कोई न जिक्र है, न उसको लेकर कोई उत्साह है, न विपक्ष के साथ फिर एक मीटिंग के बाद कोई दोबारा सलाह मशवरे का कोई
कार्यक्रम हुआ है। तो ऐसा लगता है कि ये एक तरफा तौर पर कांग्रेस अपनी तरफ से अपनी भूमिका को निभाने की कोशिश कर रही है, लेकिन सरकार की दिलचस्पी इसमें नहीं है। सरकार अपने ढंग से काम करना चाहती है, जो उसकी आदत है, एक निरंकुश तरीके से, जिसमें लोगों से विचार विमर्श करना शामिल नहीं है। ब्यूरोक्रेट्स हावी रहते हैं इस तरह की सरकारों में, वही हम देख रहे हैं। बहरहाल अब अगली खबर का रुख करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपसे एक निवेदन फिर से दोहरा दूं कि आप कृपया वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाएं, उसमें नीचे एक लिंक है, उसको क्लिक करें। हम चाहते हैं कि हमारा आपका संबंध और मजबूत हो और प्रगाढ़ हो, और उसमें ये प्रक्रिया, ये कवायद मददगार साबित होगी। अगली खबर लेते हैं। महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश आ रहे 16 प्रवासी मजदूरों की ट्रेन के नीचे आने से मौत हो गई है। 14 लोगों की तो घटना स्थल पर ही मौत हो गई थी, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल थे, जिनकी मौत बाद में हुई। घर वापस लौट रहे ये लोग थक कर रेलवे ट्रैक पर ही सो गए थे, तभी मालगाड़ी के आने से इनकी मौत हो गई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने दुख जताया है। इसके साथ ही उन्होंने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की मदद देने की घोषणा भी की है। बहुत से लोग कह सकते हैं कि मजदूर रेलवे ट्रैक पर क्यों सो रहे थे, ये उनकी गलती है, लेकिन शायद उन मजदूरों के दर्द को समझना पड़ेगा, उनकी परेशानियों को समझना पड़ेगा, जो पैदल अपने घरों की तरफ लौट रहे थे, थक कर चूर हो गए होंगे। शायद उनके पास जानकारी का भी अभाव होगा, उन्हें पता नहीं होगा कि इस लॉकडाउन में कुछ रेलगाड़ियां अभी चल भी रही हैं, मालगाड़ियां ख़ास तौर पर, और उस अज्ञानता में वो वहाँ पर सो गए होंगे और उनको गहरी नींद भी आ गई होगी। शायद उन्होंने सोचा होगा कि ट्रेन आएगी तो विसिल वगैरह बचेगी तो उठ जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और ये 16 लोगों की मौत हो गई। बहुत ही दर्दनाक हादसा है, इसके लिए किसी को दोष नहीं दिया जा सकता है, ना रेल मंत्री को कह सकते हैं, ना रेलवे को कह सकते हैं, क्योंकि ये रेलवे ट्रैक पर सोना तो कोई समझदारी का काम नहीं है। लेकिन जिन परिस्थितियों में मजदूर चल रहे हैं, पूरे देश भर में जिस परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, उसमें इस हादसे के लिए उनको भी जिम्मेदार ठहराना गलत होगा। ये हालात जो बनाए गए हैं लॉकडाउन से, जो सरकारों ने, चाहे वो केंद्र की हों चाहे राज्य की सरकारें हों, जिन्होंने अपने मज़दूरों का ख्याल ठीक से नहीं रखा, समय पर उनकी घर वापसी का इंतज़ाम नहीं किया, ये सारे उसके नतीजे हैं। और ये जो मज़दूर सज़ा भुगत रहे हैं, उसी की सज़ा भुगत रहे हैं। और आइए अब आज की तीसरी बड़ी खबर का रुख करते हैं। तबलीगी जमात से संबंधित लगभग 3000 लोगों का कोरोना टेस्ट निगेटिव पाया गया है। उन्होंने 28 दिनों का अपना क्वारंटीन भी पूरा कर चुका है, उसके बाद भी 1 हफ्ता के आसपास गुजर चुका है, लेकिन अभी तक वो दिल्ली के क्वारंटीन सेंटरों में ही कैद हैं, बंद हैं, उनको जाने नहीं दिया गया है। इसको लेकर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्रालय ने 2 बार केंद्रीय गृह मंत्रालय को सूचना भी दी है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का कहना है कि 3 मई तक तो चूंकि कंप्लीट लॉकडाउन था, इसलिए उनको नहीं छोड़ा जा सका है, लेकिन 3 मई के बाद 9 मई तक 1 हफ्ते और गुजर चुके हैं, फिर उन्हें क्यों नहीं छोड़ा जा रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब गृह मंत्रालय ही दे सकता है। लेकिन हम जानते हैं कि गृह मंत्रालय का पूरा नज़रिया क्या है जमातियों के बारे में, इन तबलीगियों के बारे में, क्यों वो इनको रोक रखा है, इसका कोई कारण अभी तक उसकी तरफ से नहीं आया है। इसमें करीब 250 से 300 लोग विदेशी नागरिक हैं, उनको भी वापस जाने का इंतज़ार है। ये सारे लोग बेचैन हो रहे हैं, रेस्टलेस हो रहे हैं, वो बार बार कह रहे हैं कि हमें वापस जाने दीजिए, जब कोई हमें बीमारी नहीं है, हमें कोरोना नहीं है, आप सारे टेस्ट कर चुके हैं, हम क्वारंटीन भी पूरी कर चुके हैं, तो फिर क्यों रोका जा रहा है? ये बहुत सारे दूसरे राज्यों के नागरिक भी हैं इसमें। तो ये अजीबोगरीब स्थिति है कि होम मिनिस्टर इनको रिलीज़ करने के लिए तैयार नहीं है। क्या वजह है? आप सोच सकते हैं, कयास लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। उनकी मुसलमानों के प्रति कोई ख़ास प्रेम है जो उनको रखा जा रहा है, या कोई और योजना है जिसके तहत उन्हें रोका गया है, कहना मुश्किल है। लेकिन ये जिस तरह से उनको रोका जा रहा है, ये बड़ा ही अटपटा है, अबूझ है, और किसी के समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार इनको आप लंबे समय तक रखकर करेंगे क्या। जो 3000 लोग क्वारंटीन करके रखे गए हैं, अब दिल्ली में और भी ज़रूरत पड़ेगी, वो अगर खाली होंगे तो दूसरे मरीजों के लिए उन जगहों का इस्तेमाल हो सकता है, उनके इलाज के लिए काम आ सकते हैं। लेकिन इन 3000
जमातियों को कैद करके एक तरह से रखा गया है। ये सवाल गृह मंत्रालय से पूछा जाना चाहिए। ये कोई लोकतांत्रिक तरीका नहीं है। ये कोई कहना चाहिए कि इस तरह से लोगों को रोक कर रखना लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन भी है। उनके फंडामेंटल राइट्स को आप वायलेट कर रहे हैं, उनका सम्मान नहीं कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा सवाल है गृह मंत्रालय के कामकाज को लेकर, उसके नज़रिया को लेकर, और ख़ास तौर से एक ख़ास समुदाय के प्रति जो उसकी भावना और जो विवेक काम करता रहा है, उस पर एक बड़ा सवालिया निशान भी है। और आइए अब एक और बड़ी महत्वपूर्ण खबर है, उसके बारे में बात करते हैं। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक अध्यादेश को पारित करके अगले 3 सालों के लिए प्रदेश में सभी श्रम कानून यानी श्रम कानूनों को निलंबित करने का फैसला किया है। सूबे में आर्थिक गतिविधियों को तेजी देने और कंपनियों को लुभाने के मकसद से सरकार ने ऐसा किया है। योगी सरकार का मानना है कि इसके जरिए कोरोना के संकट के चलते सूबे में आर्थिक गतिविधियों पर जो विपरीत प्रभाव पड़ा है उससे निपटने में मदद मिलेगी। सीएम आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में उत्तर प्रदेश में कुछ श्रम कानूनों से अस्थायी छूट का अध्यादेश 200/2020 को मंजूरी दे दी गई। इस अध्यादेश में करार के साथ नौकरी करने वाले लोगों को हटाने, नौकरी के दौरान हादसे का शिकार होने और समय पर वेतन जैसे 3 नियमों को छोड़कर अन्य सभी श्रम कानूनों को 3 वर्ष के लिए स्थगित कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश से पहले बीजेपी की ही शासन वाले मध्य प्रदेश में भी कंपनियों को हायर एंड फायर की मंजूरी देने वाले अध्यादेश को पारित कर दिया गया। बुधवार को ही सूबे में शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में ये अध्यादेश पारित किया गया। तो आप देखें कि 2 राज्य जहां बीजेपी राज कर रही है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में, वहां पर जो मजदूर हैं उनके खिलाफ कानून को अनुकूल बनाया जा रहा है। मतलब जो कानून उनके संरक्षण के लिए बने थे उन्हें दरकिनार किया जा रहा है और उनके शोषण की ज़मीन तैयार की जा रही है। कहने को ये कहा जा रहा है कि इससे निवेश आएगा, आर्थिक गतिविधियों को बल मिलेगा, लेकिन दरअसल ये जब ये कानून हट जाएंगे तो मज़दूरों को जो थोड़ा बहुत प्रोटेक्शन कानून के ज़रिए मिलता है वो भी ख़त्म हो जाएगा। हालांकि ये कानून भी ठीक ढंग से लागू नहीं होते। जो ताकतवर लोग हैं, जो पैसे और बाहुबल रखते हैं, वो जो स्थानीय अधिकारी हैं, प्रशासन है, अदालतें हैं, सबको मैनेज कर लेते हैं और सरकार भी मैनेज हो जाती है। फिर भी एक थोड़ा बहुत जो गुंजाइश उनके पास रहती है, इसके तहत अब मजदूर संगठन भी काम नहीं कर पाएंगे। इसमें एक प्रावधान ये भी है कि मजदूरों के लिए उनकी सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधी वातावरण जो होना चाहिए काम करने का, उसकी भी बाध्यता ख़त्म कर दी है, जो कि बहुत ज़रूरी है। मजदूरों के स्वास्थ्य की रक्षा हो, वो किसी तरह से ख़तरनाक काम में ना लगाए जाएं, इसकी भी संभावना इसमें ख़त्म कर दी गई। तो ये बड़ा ख़तरनाक है इस तरह की प्रवृत्ति के जाना। अब मध्य प्रदेश में तो शिवराज सिंह चौहान ने 8 घंटे की बजाय 12 घंटे काम लेने की इजाज़त दे दी है इंडस्ट्रीज़ को, फैक्ट्रीज़ को। तो इसका मतलब है कि मज़दूरों का और ज़्यादा शोषण होगा। मज़दूर इस तरह की गतिविधियों से लगभग 100 साल पहले चले गए हैं। ये सारी उपलब्धियां थी मज़दूर आंदोलनों की जो उन्होंने 100 साल में हासिल की थी। और कोरोना काल का बहाना लेते हुए राज्य सरकारें अब उनसे वो अधिकार उनके छीन रही हैं, उनको दास युग में फेंके दे रही हैं। बहुत ही डरावना है आगे का जो परिदृश्य मज़दूरों के लिए दिख रहा है। उनके सामने सिवाय लड़ने के और कुछ नहीं बचेगा। अब अगर उनकी मजबूरी है कि काम करना है, किसी तरह से सस्टेन करना है, सर्वाइव करना है इस बुरे माहौल में, विपरीत माहौल में, तो बेशक उन्हें काम तो करना पड़ेगा, लेकिन साथ में लड़े बिना काम नहीं होगा। ये कानून अभी जो कुछ रह भी गए हैं उनको भी हटाने में ये सरकारें देर नहीं करेंगी और उन्हें बहुत बुरे परिणाम भुगतने पड़ेंगे। और आइए अब अंतिम खबर का रुख करते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरेस ने कोरोना वायरस महामारी से दुनिया भर में बदले सामाजिक हालात पर एक कड़ा संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि इस महामारी ने हर जगह नफरत की सुनामी ला दी है। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने कहा, ऑनलाइन और सड़कों पर विदेशियों के खिलाफ भावना बढ़ी है, यहूदी विरोधी षड्यंत्र फैला है और कोविड-19 के संबंध में मुसलमानों पर हमले बढ़े हैं। गुतरेस ने कहा कि प्रवासी और शरणार्थियों को वायरस के स्रोत के रूप में बदनाम किया गया और फिर उन्हें इलाज मुहैया कराने से इनकार कर दिया गया। उन्होंने कहा, पत्रकारों, विसल ब्लोअर्स, स्वास्थ्य पेशेवरों,
सहायता कर्मियों और मानवाधिकार बचावकर्ताओं को उनके काम के लिए निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने नेताओं से सभी लोगों के साथ एकजुटता दिखाने का आह्वान किया है। तो आप देख रहे हैं कि इस खबर को जो संयुक्त राष्ट्र से आई है, दरअसल ऐसा लगता है जैसे भारत के बारे में ही कही जा रही हो। भारत में बड़े पैमाने पर जो इस्लामोफोबिया फैलाया गया और ख़ास तौर से एक समुदाय विशेष को टारगेट करके उसको बदनाम करने की कोशिश की गई, उसके खिलाफ घृणा फैलाई गई और अब तो जगह जगह पर उनके बहिष्कार की चर्चे हैं। आदेश जारी हो रहे हैं कि सब्ज़ी वाले से सब्ज़ी मत खरीदो, ट्रेडर्स का बहिष्कार करो। ये लगातार खबरें सुनने को आ रही हैं। तो ये कोरोना काल में ये घृणा के का जो ज्वार उठाया जा रहा है और बहुत संगठित तरीके से उठा रहा है, कोई ऐसा नहीं कि अचानक उठ रहा है, बहुत संगठित तरीके से राजनीतिक दलों ने, उनसे जुड़े संगठनों ने, मीडिया संस्थानों ने, इस सब ने मिलकर ये माहौल बना दिया है। और हिंदुस्तान में ही नहीं, संयुक्त राष्ट्र जो इशारा कर रहा है पूरे दुनिया भर में हो रहा है। अमेरिका में जो गोरे हैं वो कालों के खिलाफ और जो एशियाई मूल के या लैटिन मूल के लोग हैं उनके खिलाफ इसी तरह की घृणा उनके अंदर पैदा हो गई है और वो देखने को मिल रही है। एक चीनी शोधकर्ता की हत्या कर दी गई इसी घृणा की वजह से। यूरोप में भी यही हो रहा है, हर जगह हमें देखने को मिला। अभी एक नई खबर है कि कनाडा में एक हिंदू ने मुस्लिम के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ एक गलत पोस्ट डाली थी, घृणा से भरी हुई पोस्ट डाली थी, तो उसे वहाँ नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। खाड़ी के देशों में ये बहुत हो रहा है। खाड़ी के देश लगातार कंप्लेन कर रहे हैं कि इस्लामोफोबिया हिंदुस्तान में बढ़ रहा है। तो पूरी दुनिया में ये जो वातावरण बन रहा है दूसरे धर्मों के प्रति, दूसरे जाति संप्रदायों के खिलाफ घृणा फैलाने का, नफ़रत फैलाने का, ये बहुत ख़तरनाक है। ये एक अलग किस्म का वायरस है जो बहुत बुरी तरह से हमको सबको गिरफ्त में लेता जा रहा है। इसके बहुत बुरे परिणाम हमें देखने को मिलेंगे, हिंसा के रूप में, दंगों के रूप में और तरह तरह से। तो इसे रोकने की ज़रूरत है और ये तभी रुक सकता है जब सत्तारूढ़ दल और विपक्षी दल दोनों साथ हैं, इसके खिलाफ बोलें। अगर सत्तारूढ़ दल इनके खिलाफ कुछ नहीं बोलता है, उनकी हौसला अफजाई करता है, ऐसे ट्वीट पर अपने सांसदों, अपने नेताओं के जो बयान हैं, उनके ट्वीट हैं, सोशल पोस्ट हैं सोशल मीडिया पर, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करता, तो ये मानिए कि ये सत्ता प्रायोजित भी है। और ये घृणा अगर सत्ता प्रायोजित है तो इसको रोकना भी बड़ा मुश्किल होगा जब तक कि पूरा नागरिक समाज ही एकजुट होकर खड़ा ना हो जाए। तो ये बहुत ख़तरे की घंटी है, इसे हमें और आपको सबको समझना चाहिए। तो मित्रों, ये था आज की बड़ी खबरों के विश्लेषण का कार्यक्रम सुनिए सच। कल मैं फिर हाजिर होऊंगा कल की बड़ी खबरों के विश्लेषण के लिए। उम्मीद है कि आप भी हमारे साथ होंगे। आज आपने इस कार्यक्रम को देखा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। कृपया इस कार्यक्रम को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अब मुझे अनुमति दीजिए, नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।